तो ये सब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एसएचजी वास्तव में क्या है? जितना हम जानते हैं क्या उतना ही है या उससे इतर इसके कुछ और भी आयाम हैं जिन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। तो हम समझते हैं कि सबसे पहले कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है क्या? तो वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, यानी स्वयं सेवकों का समूह है जो स्वयं की प्रेरणा से, अपने आंतरिक चेतना से, अपनी आवश्यकता के लिए आगे आते हैं और मिलकर संगठित होते हैं। ऐसे लोगों का समूह कहलाता है स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएचजी। और प्रेफरेबली फ्रॉम द सेम सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, क्योंकि अगर एक तरह के वातावरण, एक तरह के परिवेश, एक तरह की परिस्थितियां होती हैं तो हम एक दूसरे को बेहतर समझते हैं, और जहां ऐसा होता है वहीं बेहतर परिणाम के बेहतर प्रयास होते हैं। तो अब दूसरी बात यह आती है कि एसएचजीज आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पुअर और नीडी पीपल। अब सामान्य सी बात है कि जब तक मुश्किलें नहीं होंगी तब तक हम कोई संगठित प्रयास करेंगे क्यों? तो यह किस तरह की मुश्किल है? एक तो पॉवर्टी है, यानी गरीबी है, और दूसरा है कि उनकी जरूरतें हैं कुछ ऐसी जिनके समाधान वो खुद अकेले नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग संगठित होते हैं, मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो बनता है स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और इसके मेंबर्स, वो ज्यादातर उनकी समस्याएं भी कॉमन होती हैं, जैसे रोजगार की समस्या, आजीविका की समस्या, बच्चों को पढ़ाने की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, या सामाजिक कोई संकट है, किसी तरह के, उसके लिए वो मिल करके समाधान के लिए संगठित प्रयास करते हैं। दे हेल्प ईच अदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। एक दूसरे के साथ जुड़कर, मिलकर, एक साथ प्रयास करके ये समाधानों की दिशा में आगे बढ़ते हैं। हालांकि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बुनियादी शुरुआत हुई थी, जो अवधारणा थी, वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर थी, क्योंकि पूरे देश में गरीबी बड़े पैमाने पर थी, और जो बहुत दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके हैं वहाँ बैंकिंग सर्विसेज नहीं थी, और इस तरह की वित्तीय समावेशन की कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंचती थी। इसलिए ऐसी अवधारणा विकसित की गई कि अगर एक ग्रुप होगा और उनमें एक दूसरे की निगरानी होगी, एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, उनके पास कोई पूंजी जाएगी, तो मिल करके वो दो लोग भी अगर नेतृत्वकर्ता के तौर पर काम करते हैं तो प्रयास के परिणाम लगभग सबको मिलेंगे। तो इस दिशा में इसकी शुरुआत हुई थी, आगे उसकी बात करेंगे। लेकिन ये जो एसएचजीज हैं, लीड चेंज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद ईच मेंबर। एक बड़े बदलाव का वाहक बनते हैं ऐसे स्वयं सहायता समूह एसएचजीज। बदलाव कैसा? चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, या सांस्कृतिक हो, या वैयक्तिक हो, यानी व्यक्तिगत बदलाव भी, क्योंकि एक व्यक्ति जिस स्तर से है उससे उठ करके अगर दूसरे स्तर पर आ रहा है तो वो भी एक बड़ा बदलाव है। किसी के सोच का स्तर, किसी की जानकारी का स्तर, किसी के ज्ञान का स्तर अगर एक है और उससे वो दूसरे स्तर पे आ रहा है तो ये बदलाव हो रहा है। तो ये है स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि एसएचजी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएशन के तौर पर हम लोग जानते और समझते हैं। अब भारत में एसएचजी के इतिहास क्या रहा है, कैसे एसएचजी की शुरुआत हुई? सबसे पहले 1972 में सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन की एक अवधारणा विकसित की गई और उसके जरिए इसकी शुरुआत हुई। और ये सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, यानी स्वरोजगार के लिए प्रेरित और संगठित जो महिलाएं हैं उनके संगठन का नाम SEWA, हिंदी में कहेंगे तो सेवा। तो इस तरह से ये इसकी शुरुआत हुई और तब से ये यात्रा आगे चल रही है। और इंडिया बूस्ट ऑफ सम 12 मिलियन एसएचजीज, यानी तकरीबन आज के समय में 12 मिलियन, कितनी बड़ी तादाद है आप समझिए। और ये 88% आर ऑल वुमेन मेंबर्स। इसलिए अमूमन जब एसएचजी की बात की जाती है तो सामाजिक तौर पर लोग महिलाओं के संगठन के तौर पर ही देखते समझते हैं, क्योंकि शुरुआत भी महिलाओं के माध्यम से हुई थी और सबसे ज्यादा संगठित होकर प्रयास करने में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है। और सरकार की कोशिशें भी महिलाओं को केंद्र में रखकर होती हैं, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं रोजगार से नहीं जुड़ी हैं। तो इसका दो मकसद होते हैं, एक तो वो थोड़ा कंसर्न है अपनी कम्युनिटी को लेकर, अपनी फैमिलीज को लेकर, तो वो संगठित होकर काम कर पाएंगी। दूसरा, ज्यादातर फैमिली ओरिएंटेड वुमेन हैं जो कि अपने घरेलू कामकाज के बाद बचे हुए समय में कोई काम करना चाहती हैं। और दूसरा है कि उनके संसाधनों की समझ बेहतर है, और जो सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर थे, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हमारी है और हमारे देश में सबसे ज्यादा कृषि का काम होता है, तो कृषि का जो उपज है उसके प्रसंस्करण में ही रोजगार के ज्यादा अवसर थे, और ये काम बेहतर महिलाएं करती हैं। तो इसलिए यह ज्यादातर काम वुमेन सेंट्रिक रहा। इसलिए इतनी बड़ी तादाद में 88% महिलाओं के ही स्वयं सहायता समूह हैं, जिनका नेतृत्व ज्यादातर नाबार्ड ने किया, और पूरे देश में एक क्रांति के तौर पर आगे बढ़ा, और आज 12 मिलियन, इतनी बड़ी तादाद। द एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय नाबार्ड इन 1992। 1972 में ये एक अवधारणा विकसित हुई थी। 1992 में एक एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट नाबार्ड लेकर आया। क्यों लेकर आया? क्योंकि समूह बनाना एक बात है, समूह की अवधारणा के अंदर कोई प्रयास होना दूसरी बात है।
लेकिन ऐसे समूहों को उस दौर में जहां किसी की गारंटी के बाद भी खाते खुलना मुश्किल था, और खाते तब खुलेंगे जब बैंक नजदीक हो, तो बड़े शहरों को छोड़ दें तो छोटे शहरों में भी बैंक बहुत ना के बराबर थे। तो उस दौर में ये बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट बनाया गया ताकि एक एक्सटेंशन बन जाएगा एक वित्तीय समावेशन का, और तब ऐसे समूहों के खाते खोले जाने लगे। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी आधार था नाबार्ड की तरफ से, जिससे कि एक बड़ा परिवर्तन का आधार बना। नाबार्ड along with RBI permitted SHG to have a saving account in bank from the year of 1993। यानी ये एक पॉलिसी के लेवल पर डिसीजन होना बहुत जरूरी था। इस डिसीजन के बाद 1993 में ये शुरुआत हुई, जहां पर सेविंग जो खाते हैं वो खुलने शुरू हुए, और उनमें जो भी थोड़ी बहुत पूंजी समूहों के द्वारा इकट्ठी की जाती थी या सरकार की तरफ से सहयोग के तौर पर पैसे मिलते थे, उन खातों के से संचालन शुरू हुआ छोटे छोटे काम करने के, जो कि आजकल बड़े पैमाने पर आ गए। और अब तो लाखों रुपए उन खातों में कॉर्पोरेट फंड के तौर पर अगर आप ग्रामीण आजीविका मिशन में देखें तो दिए जा रहे हैं। तो ये है एक लबो-लुआब एक एसएचजी के शुरुआत से लेकर उसकी यात्रा की समझ के बारे में, भारत में कैसे इसका विस्तार हुआ। अब बात करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एसएचजीज, क्योंकि जो पूरी अवधारणा इस बात है कि कितने तरह के मॉडल्स हैं स्वयं सहायता समूहों के। जब मॉडल्स की बात करते हैं तो उसमें कई तरह की बातें आती हैं कि एक उनके स्ट्रक्चरल जो व्यवस्था है उसको लेकर के मॉडल्स हो सकते हैं, या फिर उनको कैसे सहयोग दिया जाए, उनकी निगरानी कैसे की जाए, उनका चेक एंड बैलेंस कैसे किया जाए, फीडबैक सिस्टम कैसे हो ताकि और बेहतर परफॉर्मेंसेस हो सकें। तो जो बुनियादी बदलाव इन मॉडल्स में आपको देखने को मिलेगा वो छिटपुट परिवर्तन किए गए सिर्फ इसी उद्देश्य से। जो मूल ढांचा है वो स्वयं सहायता समूहों के आपसी काम का ही है, लेकिन सिर्फ उनको फंड्स कैसे मिलेंगे या फंड्स का एलोकेशन कैसे होगा या उन पर निगरानी कैसे होगी, उनसे फीडबैक कैसे लिया जाएगा, उसमें जो बुनियादी बदलाव आए वही ये मॉडल का अंतर है। तो इसके बारे में विस्तार से बात करें, लेकिन अभी हम बताते हैं कि कितने तरह के मॉडल्स हैं। एक डायरेक्ट लिंकेज मॉडल जिसको आपने देखा 1992 में नाबार्ड ने शुरू किया, सबसे पहली शुरुआत थी। यानी कि एक समूह है, उसको एक सीधे बैंक के खाते से जोड़ दिया गया, बाकी सब काम अपने आप करेंगे। दूसरा है मॉडिफाइड लिंकेज मॉडल, कि बैंक खातों से तो जोड़ा गया लेकिन उसकी निगरानी का भी एक सिस्टम बनाया गया जिसमें कि बैंक भी निगरानी करेगा। और उसके बाद आया एनजीओ मॉडल, यानी एक समूह है, एक बैंक है और उसमें एक एनजीओ भी इंक्लूड हो गया, तो एक ये मॉडल आया। उसके बाद मॉडिफाइड एनजीओ मॉडल, जिसमें टू एंड फ्रो दोनों तरफ से कैसे निगरानी हो, थोड़ा सा इंप्रूव मॉडल जो था वो ये था। उसके बाद इनडायरेक्ट एनजीओ मॉडल, कि एनजीओ तो रहेगा लेकिन बैंक डायरेक्ट रहेगा और एनजीओ भी इनडायरेक्ट दोनों से जुड़ा रहेगा, चाहे एक रूट पकड़े चाहे दूसरे। इस पर और विस्तार से बात करेंगे। दूसरा था आईएफएडी मॉडल, क्योंकि ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, जो इंटरनेशनल फंड्स भारत सरकार के माध्यम से कनेक्ट होने लगे देश में विकास की योजनाओं से, चाहे एमएफ के फंड हो या यूनिसेफ के फंड हो या दूसरे और फंड हो, जिनको इंक्लूड किया गया इस तरह के एसएचजीज को शामिल करते हुए काम करने के लिए, उसके लिए एक आईएफएडी मॉडल आया। उसके बाद आया जो पूरे देश में भारत सरकार ने कैंपेन शुरू की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना के लिए ये एक मॉडल आया जिसमें सरकार भी एक पार्टी बन गई। तो इस तरह से एक मॉडल विकसित हुआ, यानी ये इनका क्रमागत विकास भी हम समझ सकते हैं। तो अभी जब क्योंकि मॉडल्स की बात है तो ये थोड़ा और गहरा होगा, लेकिन ये सब और बेहतर समझ आएगा जब हम एसएचजी के पूरे कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझेंगे स्ट्रक्चरल वे में। अभी तक तो बुनियादी तौर पर देश का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि एसएचजी क्या होता है, लेकिन बहुत मोटी मोटी अवधारणा जानते हैं। बुनियादी अवधारणाओं से परिचित होना जरूरी है। तो सबसे पहले और आगे बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये एसएचजी का जो फाउंडेशन है वो होता क्या है, कैसे होता है, कोई एसएचजी बनता कैसे है। तो अमूमन मोटी अवधारणा तो पता है आपको, लेकिन एक बुनियादी जो बातें हैं वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। एसएचजीज कैन बी फॉर्म्ड विद और विदाउट रजिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इसका पंजीकरण अनिवार्य है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे पैरामीटर्स पर जब अध्ययन करते हैं तो पाया जाता है कि कोई भी स्वयं सहायता समूह एक दबाव समूह भी हो सकता है और उसका पंजीकरण होना या ना होना जरूरी नहीं है। लेकिन जब भी आप पंजीकृत नहीं होंगे तो आप खाता नहीं खुला पाएंगे, पंजीकृत नहीं होंगे तो आप गवर्नमेंट की स्कीम्स में आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए बुनियादी पहचान का होना बहुत जरूरी है। तो कोई समूह की पहचान तब स्थापित हो पाती है जब वो पंजीकृत होता है। तो पंजीकरण वहां अनिवार्य है। अगर आप बिना किसी सरकार की योजना के लाभ की अपेक्षा किए कोई काम करना चाहते हैं तो आप अपना काम कर सकते हैं। बिना बैंक गए अगर अपने पैसे को एक जगह जमा करके अपना काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन खाता तभी खुलेगा जब उसका पंजीकरण होगा, क्योंकि अथॉरिटी का सर्टिफिकेशन आपको जरूरी है। दूसरा आता है एसएचजी कमिटी यूजुअली करस्पॉन्ड ऑफ 12 टू 25 लोकल वुमेन और मेन बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 50।
वैसे अगर एक वैचारिक स्तर पर देखें तो कोई भी समूह स्वयं सहायता समूह हो सकता है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे युवाओं का हो, लेकिन बड़ों का हो। लेकिन चूँकि ये एसएचजी की अवधारणा फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हुई थी, तो यहाँ पर बालिग होना बहुत ज़रूरी है और हमारे देश में बालिग होने की उम्र 18 साल है और मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर सक्रिय रहने की उम्र 50 साल है। उससे ज़्यादा उम्र के लोग भी स्वयं सहायता समूह के हिस्से बन सकते हैं, लेकिन जब लीगल एस्पेक्ट में बात करते हैं ताकि आप उसमें फिट एंड फाइन हो। तो बदलते दौर में तो अब रिटायरमेंट की उम्र ही 60 साल और 65 साल तक हो गई है। तो यानी उस समय तक माना जा रहा है कि वो फिट एंड फाइन होंगे। तो इसलिए नए लोगों को इंक्लूड करने के लिए ये एक औसत आयु रखी गई है, लेकिन अब धीरे-धीरे इसमें भी रिलैक्सेशन मिलने लगी। एसएचजी इज़ एन इन्फॉर्मल ग्रुप एंड इट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर एनी सोसाइटीज़ एक्ट, स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट और अ पार्टनरशिप फर्म। स्वयं सहायता समूह की पहचान किसी रूप में हो सकती है, जैसे इतने लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कंपनी भी अब तो एफपीओ भी बना सकते हैं, वो भी एक तरह से स्वयं सहायता समूहों का एक बड़ा रूप हो गया, जिसमें से 300 साढ़े 300 किसान मिलते हैं, मिल करके एक कंपनी फॉर्म करते हैं। वो कंपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर होती है, उसमें स्वतंत्र निदेशक होते हैं, वो चलाते हैं। लेकिन उससे पहले जो एसएचजीज थे, वो हमेशा सोसाइटीज एक्ट या स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट में गवर्न होते रहते। सोसाइटीज एक्ट में ये पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, कोऑपरेटिव एक्ट में गवर्नमेंट की निगरानी होती है, सिस्टम की निगरानी होती है और उनकी भी भागीदारी होती है और उनकी ऑब्जर्वेशन में ही ये सारे काम लीडरशिप के या चुनाव के या काम करने के होते हैं। और पार्टनरशिप फर्म पूरी तरह से इंडिविजुअल लायबिलिटी पे आती है, जिसमें कोई भी सदस्य जिसके नाम से ये फर्म बनी है, जिन लोगों के नाम हैं, हमेशा उनकी ही लायबिलिटी रहती है। जबकि स्वयं सहायता समूह में जब ऐसे बनता है, तो वो जैसे नए निर्वाचन होते हैं, नए लोग आते हैं, वो बदलते रहते हैं। तो ये एक अवधारणा है। तो फाउंडेशन आपको समझ में आ गई। अब बात हम करते हैं हु हेल्प्स टू फॉर्म एसएचजीज। कोई भी एसएचजीज अगर अपने आप बन जाते हैं तो इस तरह के सरकार के या गैर सरकारी प्रयासों की जरूरत क्या होती। अपने क्षेत्रों में लोग स्वयं ऐसे समूह बना लेते, जैसे कि पहले किसी दौर में कबीले बनते थे या ऐसे समुदाय छोटे छोटे कम्युनिटी इनिशिएटिव लेते थे। एक संघर्ष के जरिए कोई एक नेतृत्वकर्ता निकलता था और वो सबका नेतृत्व करता था। तो वो एक दौर था जहां पर हिंसा और बहुत तरह के युद्ध बहुत हुआ करते थे। लेकिन बाद में लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था कि लोकतांत्रिक तरीके से बने, तो अब वो लोकतांत्रिक तरीका क्या होगा, उसका बायलॉज यानी कि संविधान क्या होगा, उस संविधान के पैरामीटर्स क्या होंगे, काम करने के तौर तरीके क्या होंगे, वित्तीय हानि लाभ के फैसले कैसे होंगे, काम के नेतृत्व के फैसले कैसे होंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसका रेजोल्यूशन कैसे होगा, अगर किसी की शिकायत है तो उसका समाधान कैसे होगा, और इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट कम जनरेट हों तो उसकी व्यवस्था क्या होगी। ये सब को करने के लिए जरूरत थी कि कोई अनुभवी व्यक्ति हो जिसका अध्ययन, अनुभव या ऐसे विषय की समझ अच्छी हो, तो वह हमें हेल्प कर सके ताकि एसएचजी वाकई परिणाम के लिए आगे बढ़ सके। तो ऐसे में आप देखिए कौन कौन लोग हो सकते हैं। अमूमन हमारे देश में सबसे ज्यादा भरोसा स्कूल के टीचर्स पर किया गया, चाहे वो शादी के फैसले करने हो या पारिवारिक विवादों का निपटार करना हो या फिर किसी लीगल कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना हो। तो ऐसे में सबसे भरोसेमंद ऐसे स्कूल टीचर्स रहे हैं और ज्यादातर सेवानिवृत्त स्कूल टीचर्स इसमें बड़े भागीदार रहे हैं। तो जो सेवा में हैं, आधिकारिक तौर पर उनको नहीं कहा जाता, लेकिन करते दोनों हैं। तो ये होंगे या गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, ऑफिशियल हों, पद पे हों या गैर मुक्त हों, ऐसे लोग मदद कर सकते हैं और ऐसे मदद लोग करते भी हैं और उनकी वजह से बहुत से ऐसे चीज़ फॉर्म भी हुए हैं। हेल्थ वर्कर्स हैं, फील्ड ऑफिसर्स हैं, स्टाफ या डेवलपमेंट एजेंसीज़ हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी कोई भी ऑफिशियल्स हो तो उनकी मदद से ऐसे बने हैं। अगर आप देखें आज ग्रामीण आजीविका मिशन या शहरी आजीविका मिशन, ये तो पूरा एक मिशन मोड पर सरकार ने एक बहुत अच्छे रकम खर्च करके पूरा ढांचागत व्यवस्था बनाने की कोशिश की और आज 20 लाख से ज़्यादा ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह हैं और तकरीबन इससे कमोबेश इतने ही शहरी आजीविका मिशन के समूह हैं और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र की चुनौतियां अलग हैं और वो काम कर रहे हैं। इसमें फील्ड ऑफिसर्स और स्टाफ मेंबर्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक्स ने भी इसमें काम शुरू किया और अब तो बैंकों का एक आधारभूत ढांचा भी विकसित हो चुका है जो एसएचजीज को मदद करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको इनेबल करता है, पूरे सिस्टम के अंदर लाता है और उनको फंक्शनल बनाता है, काम कराता है। जो ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उन्होंने भी इसमें बड़ा अच्छा काम किया क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत इनको काम करना था, नाबार्ड का सपोर्ट मिला और उनके फील्ड स्टाफ हैं। स्टेट कोऑपरेटिव पूरे उत्तर प्रदेश या देश में कहीं पर भी स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक्स जो हैं, सोसाइटीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। व्यवहारिक चुनौतियाँ रहती हैं कि भारत बहुत सारी सामाजिक जटिलताओं का देश है, तो चुनौतियाँ ज़रूर आती हैं। कुछ लोग उसको नकारा देते हैं कि साहब असफल रहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितना भी विकसित हुआ, वो एक ढांचागत विकास तो हुआ और समझ का विकास तो हुआ। दूसरी बात करें, आप फील्ड लेवल फंक्शनरी ऑफ एन एनजीओ,
जो गैर सरकारी संगठन हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसी तरह से इसी का एक तरह का बड़ा स्वरूप होते हैं। एनजीओ जो हैं वो एसएचजी का ही एक बड़ा स्वरूप होते हैं, जहाँ कुछ अनुभवी लोग मिलते हैं और एक गैर सरकारी संगठन का स्वरूप बनाते हैं और उसका भी वही बायलॉज होता है, उसका भी पंजीकरण उन्हीं एक्ट के तहत होता है, उनका भी तौर तरीका, रिकॉर्ड कीपिंग सब लगभग सेम होती है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। बस ये थोड़ा स्मॉल स्केल पे होता है, ये थोड़ा लार्ज स्केल पे होता है। इनकी जो टेरिटरीज़ हैं थोड़ी बड़ी होती हैं, काम करने का दायरा बड़ा होता है। And unemployed educated local persons having an inclination to help others, यानी जो बेरोजगार हैं, जो नीडी लोग हैं, जिनकी थोड़ी समझ है, जिनकी शिक्षा है, जो नेतृत्व कर सकते हैं और उनके अंदर एक बदलाव की भाव है कि वो हमारे समाज का बदलाव होना चाहिए, हमारे गांव का विकास होना चाहिए, हमारे अपने लोगों के संकट है उनका समाधान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए और उनके अंदर ये भी क्षमता है कि वो व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रशासन है, सरकार है, उसका ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं, जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने सबसे ज़्यादा काम किया। ये अलग बात है कि ये संगठित प्रयास रिकॉर्ड पर ना होने के कारण ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन कम मिलती है, लेकिन वही लोग ज़्यादा क्योंकि उनके अंदर वास्तविक भाव होते हैं, तो उनको भी हम मानते हैं कि वो एसएचजी के फॉर्मेशन में या उसके कामकाज में या उसके स्ट्रक्चरल विकास में मदद कर सकते हैं। तो ये लोग हेल्प करने वाले हेल्पर्स हैं या मेंटर्स हैं, या लीडर्स हैं। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑफ एसएचजीज कि कोई भी जो स्वयं सहायता समूह है उसकी सदस्यता कैसे प्राप्त होती है या सदस्यता के मानदंड क्या होते हैं। तो ये होता है फ्रॉम वन फैमिली ओनली वन पर्सन कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एन एसएचजी। रूल्स ऐसे ही हैं जैसे आप अगर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखें तो ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि हमारे देश में ज़्यादातर संगठन ऐसे ही बने जिसमें ब्लड रिलेशन को या रिश्तेदारों को ही जोड़ा गया क्योंकि उसमें स्वार्थ हावी होता है। इस कारण से वो फंक्शनल नहीं हो पाते और परिणाम नहीं दे पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इससे सीख भी मिलती है और लोग सुधार भी करते हैं और परिवर्तन भी होता है। दूसरा ये है कि द ग्रुप नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ आइदर ओनली मेन और ओनली वुमेन। वैसे कि अब मिक्स समूह भी बन रहे हैं, लेकिन इस तरह की अवधारणा विकसित की गई क्योंकि अलग-अलग तरह के काम होते हैं, तो मिल के काम करने में सुविधा हो जाती है अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। उसके बाद आता है मेंबर्स शुड हैव द सेम सोशल एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर 2 तरह के बैकग्राउंड के लोग आते हैं, तो उससे असुविधा ज़्यादा होती है या बहुत सारे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता, उनकी लीडरशिप ज़्यादा हो जाती है, उस पे काबिज़ हो जाते हैं, उसका लाभ वो ज़्यादा ले लेते हैं या डिस्पैरिटी बरकरार रहती है। तो उस अंतर को दूर करने के लिए ये रिकमेंडेड भी है और ये अपेक्षित भी है कि अगर सेम सोशल बैकग्राउंड के होंगे या सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड के होंगे, तो वो बेहतर काम करेंगे, आपस में एक-दूसरे को अवसर की साझेदारी भी करेंगे। दोज़ हू डिपेंड ऑन मनी लेंडर्स इवन फॉर डेली नेसेसिटीज़। मैंने जैसे बताया कि पहले स्वयं सहायता समूह की अवधारणा ही इस बात पर आई कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन, यानी कि वो जो कर्ज के बोझ के तले दबे हैं या उनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे सेठ साहूकारों के चक्कर लगाते हैं और वो उनका शोषण करते हैं, आर्थिक भी, मानसिक भी, शारीरिक भी, सामाजिक भी, हर तरह का शोषण होता है। इससे उन्हें मुक्त कराया जाए और उनको अवसर उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि वो भी मुख्य धारा में आकर अपनी जीवन को बेहतर बना सकें, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकें और उसमें एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए जो बने, इसलिए ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई ताकि वो स्वयं सहायता समूहों में हिस्सेदार हो सकें। कॉमन लिविंग कंडीशंस फॉर द ग्रुप मेंबर्स, वो अपने आप में आ गया, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक या अनुभव ज्ञानात्मक स्तर भी एक जैसा हो, तो वो लोग बेहतर मिलकर काम कर सकें। तो ये आपने समझा, ऐसे लोगों को सदस्य बनाया जाता है। हालाँकि अब इसमें बदले हुए दौर में हम लोग अब जागरूकता के बड़े स्तर पर आ चुके हैं। अब सोशल मीडिया, इंटरनेट की कनेक्टिविटी हर जगह है, इन्फॉर्मेशन हर जगह है। अब सबको पता है कोई सूचना कहाँ से प्राप्त करनी है, सरकारी सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट के सिस्टम क्या है, कंप्लेंट कहाँ से करनी है, हर चीज़ की हेल्पलाइन चल रही है। जागरूकता ज़्यादा है, इसलिए अब थोड़ी फ्रीडम इसमें बढ़ गई है। बढ़ते हैं, बात करते हैं मीटिंग्स ऑफ एसएचजीज। अब एसएचजी फंक्शन कैसे करती हैं? अमूमन जो समूह बने भी हैं, वो अपने आप को बहुत अंडर प्रिविलेज मानते हैं, कमज़ोर मानते हैं, जबकि वो बहुत ताकतवर हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता मिली हुई है। और इस चीज़ का जो स्ट्रक्चरल व्यवस्था है, जो आधारभूत ढाँचा है, उसको विकसित करने की अपेक्षा है कि वो स्वयं सहायता समूह बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से काम करें और इसलिए उनको कानूनी या उनको आर्थिक या और दूसरी तरह की चुनौतियों का सामना न करना पड़े। जैसे कि अगर देश देखें तो देश भी एक ऐसी ही व्यवस्था है कि एक संविधान है, उस संविधान में एक प्रावधान है, उस प्रावधानों के आधार पर 5 साल में चुनाव होता है, उस चुनाव में पूरे देश के नागरिक जो कि सदस्य हैं, देश की जो सबसे बड़ी संस्था है, यानी
उस सरकार को बनाते हैं और वो सरकार क्या है कि एक व्यवस्था है जिसमें हम चुनकर जनप्रतिनिधि भेजते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री अपनी मिनिस्ट्री बनाता है और उस मिनिस्ट्री के ज़रिए वो सारे काम जो देश के लोग बताते हैं, समझाते हैं या उनकी ज़रूरतें हैं, उनको करता है और इस तरह से व्यवस्था चलती है और लगभग उसी तरह से वो सरकारी व्यवस्था है क्योंकि एक ही है और गैर सरकारी ताकि अनेक हैं, उसमें जो हम काम करते हैं वो स्वयं सहायता समूह के ज़रिए करते हैं। तो दोनों में कोई बड़ा अंतर नहीं है। संवैधानिक स्तर पर दोनों की मान्यता एक जैसी है, दोनों की व्यवस्था भी लगभग एक जैसी है, दोनों के कामकाज के तरीके भी एक जैसे हैं और जो भी उसके सदस्य बनते हैं, वो देश उनकी मिल्कियत नहीं बनता। वैसे ही स्वयं सहायता समूहों में भी उन सारे सदस्यों की बराबर हिस्सेदारी होती है, ना कि किसी एक मेंबर की। हालाँकि अवधारणाएँ आजकल ऐसी बोली जाती हैं कि मेरी संस्था है या मेरा समूह है। वो मेरा समूह भावनात्मक स्तर तक हो सकता है, लेकिन आर्थिक और लाभ के स्तर पर नहीं हो सकता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक एक व्यवस्था हो, व्यवस्था में मीटिंग्स की व्यवस्था होती है कि नियमित बैठेंगे, नियमित साझेदारी होगी, तो ग्रुप शुड मीट रेगुलरली, आइडियली द मीटिंग शुड बी वीकली और एट लीस्ट मंथली। क्योंकि वो लोकलाइज्ड ग्रुप है, इसलिए ये अपेक्षा की जाती है कि साप्ताहिक तौर पर बैठकर अपने काम का निस्तारण करें, ज़िम्मेदारियों का बँटवारा करें, उसके बाद जवाबदेही सुनिश्चित करें, जो हिसाब-किताब है वो भी रखें और परिणामों की दिशा में बेहतर निर्णय कर सकें। तो साप्ताहिक और मासिक तौर पर ये बैठकें होती हैं। कंपल्सरी अटेंडेंस ज़रूरी है क्योंकि छोटे समूह हैं। अगर 12 से 25 के बीच का समूह है तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो सभी उसमें बैठें। लोकल हैं, आगे-पीछे आते हैं, वो एक व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन भागीदारी सबकी हो। Full attendance in all the group meetings will take it easy for the SHG to stabilize and start working to the satisfaction of all. सबकी चुनौतियाँ, सबकी अनुभव, सबकी बातें सम्मिलित हो सकें, ये अपेक्षा की जाती है, हालाँकि ऐसा व्यवहार में नहीं होता। मेंबरशिप रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सभी सदस्यों का विवरण दर्ज किया जाए, उनके मिनट्स का रजिस्टर यानी जो निर्णय या जो बातें रखी जाती हैं, उनका रिकॉर्ड बनाया जाए, आर टू बी केप्ट अप टू डेट बाय द ग्रुप बाय मेकिंग द एंट्रीज रेगुलरली। व्यवहार में ये भी कुछ चुने हुए समूहों में तो देखा जाता है, अधिकतर में ये भी नहीं होता, केवल सुविधानुसार भरा जाता है। फिर ये बात आती है कीपिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द एसएचजीज। किसी भी स्वयं सहायता समूह की अकाउंट कीपिंग कैसे होगी? तो ये पूरी तरह से एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के मानने की शर्त भी उनके साथ होती है और ये शर्त उनके संविधान में लिखी होती है, जिसको खुद वो निर्णय करते हैं, सबके हस्ताक्षर से जारी होता है, लेकिन व्यवहार में उसका अनुपालन बेहतर ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए बहुत सारे समूह उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम देने वाले समूह व्यवस्था के साथ चल रहे हैं और परिणाम दे भी रहे हैं। सिंपल एंड क्लियर बुक्स फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस टू बी मेंटेन। इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिकॉर्ड कीपिंग गड़बड़ होने से पूरी तरह से उसके अंदर अव्यवस्था फैलती है। If no member is able to maintain the books, the SHG may take outside help। अगर कोई स्वयं सहायता समूह के साथी इतने योग्य नहीं है कि वो रिकॉर्ड कीपिंग ठीक ढंग से कर सकें, चाहे वो अनपढ़ हों, चाहे वो किसी रूप में उनको ज्ञान का स्तर कम हो, तो वो किसी एक बाहरी मेंबर को इंक्लूड कर सकते हैं, पेड और नॉन पेड, और वो इस काम को कर सकता है। ऑल रजिस्टर्स एंड अकाउंट्स बुक्स शुड बी रिटन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मीटिंग। ये व्यवहारिक आवश्यकता है, लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं कि ये होता नहीं है। ये सुविधा अनुसार जब ज़रूरत होती है, सबमिट करना होता है चिट फंड सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास, या रिन्यूअल होना होता है तो सब बैक डेट से पूरी की जाती है। व्यवहार में अगर इसको सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, उसका व्यवहारिक परिवर्तन देखने को मिलता है और असर भी होता है। Minutes book. The proceedings of meetings, the rules of the group, names of the members etc. are recorded in this book। ये सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखने से क्या होता है कि कभी भी उसमें कोई मिस्टेक होने की संभावनाएं कम होती हैं। तत्काल लिखा जाए तो उससे ये होता है कि जो भी निर्णय हुए हैं, जो बातें हुई हैं, जो प्रस्ताव रखने वाले थे, उनके बारे में ब्यौरा दर्ज किया जा सकता है, जो भविष्य में आगे किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय में रिजोल्यूशन में काम आएगा। कि अब आप देखें सेविंग्स एंड लोन रजिस्टर, चूंकि अमूमन ये वित्तीय समावेशन के लिए है, इसलिए जो बचत हो रही है उसका हिसाब किताब सही होना चाहिए। अगर अपने किसी सदस्य को आर्थिक आवश्यकता है तो उसको पैसा दिया गया है तो कब दिया गया, किन शर्तों पर दिया गया, क्या वो इंटरेस्ट के साथ दिया गया या कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के तहत केवल विदाउट इंटरेस्ट दिया गया, या किन्हीं नियम और शर्तों के तहत, जो भी नियम और शर्तें हैं वो रिकॉर्ड में होंगी और उसके पासबुक्स होंगी, तो सिस्टमेटिक ऑर्डर में रिकॉर्ड कीपिंग हो पाएगी। तो शोज द सेविंग्स ऑफ मेंबर्स separately and of the group as a whole, details of individual loans, repayments, interest collected, balance extra are entered here। तो उसके लिए पासबुक्स होती हैं, तो उसके लिए वो मेंटेन की जाती है मेंबर्स की पासबुक, और ये रिकॉर्ड कीपिंग साप्ताहिक, पाक्षिक, मंथली जो रजिस्टर होता है उसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, क्योंकि ये अपेक्षा की जाती है कि ऐसे समूहों की ज़रूरतें तात्कालिक होती हैं। 2000, 5000, 10,000 की तात्कालिक देने के बाद उसकी व्यवस्था होते ही,
क्योंकि कृषि आधारित व्यवस्था है तो कोई फसल बिकी, पैसा आया, उसने रीपे कर दिया, इससे दूसरे सदस्य की मदद हो गई। तो एक रोटेशनल व्यवस्था है और एक सर्टेन टाइम पीरियड में अगर कोई इंटरेस्ट रखा तो रखा, नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट भी ये अमाउंट दिए जाते हैं फॉर शॉर्टेन पीरियड। तो अब देखें, जो पासबुक्स होती हैं वो इंडिविजुअल पासबुक्स होती हैं, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहे, सदस्यों के कोई शक भी ना हो और वो उसमें संदेह की स्थिति से बाहर रहें। अपने रिकॉर्ड को अपने साथ रखें और जो ऑफिशियल रजिस्टर है, दोनों की मैचिंग हो जैसे कि बैंक काम करता है।